नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कल कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हुई है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में 34 साल बाद जो है बदली है, इसलिए जो है इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। और निश्चित रूप से जो है ये आपके एग्ज़ाम में इससे जुड़े कुछ ना कुछ प्रश्न आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 15 मिनट में जो है ये समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है भारत में जो शिक्षा नीति है, शिक्षा है, उसके विकास का एक क्रम समझते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1948-49 में, ये जो है सबसे पहला स्टेप था। उसके बाद जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया गया था 1952-53 में। फिर एक एजुकेशन कमीशन बना था 64-66 में और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी थे। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1968 में। ये पहली जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1968 में आई। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में और एजुकेशन को समवर्ती सूची में, यानी शिक्षा को जो है भारत की समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986, जो अभी तक प्रभावी थी, यानी 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी वो अभी तक चली आ रही थी। उसके बाद 1986 के प्रावधानों में, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों में 1992 में कुछ बड़े व्यापक बदलाव किए गए, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा गया 1992 में, और वही सुधार जो है आज तक चल रहे थे। फिर TSR सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई। TSR सुब्रमण्यम, इनकी अब डेथ हो चुकी है, लेकिन इनके द्वारा जो है रिपोर्ट दी गई 27 मई 2016 को। उसको भी जो है इस शिक्षा नीति के जो मसौदा है उसमें रखा गया है। इसके बाद डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, जो इसरो के जो है पूर्व हेड रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 को जब रिपोर्ट दी गई, उसके बाद जो है फाइनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट तैयार हो पाया। अब ये डॉक्टर K कस्तूरीरंगन कमेटी जो बनाई गई थी, इसमें कई सारे मेंबर्स थे, आप देख सकते हैं। अध्यक्ष सहित इसमें कुल 9 मेंबर्स थे। तो डॉक्टर K कस्तूरीरंगन इसमें चेयरमैन थे और बाकी सभी सदस्यों के नाम दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भी आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये कई सारे चरणों से गुजरी है, जो आपके सामने अब आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परामर्शों की अभूतपूर्व प्रक्रियाओं से तैयार किया गया है। इसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉकों, 6000 ULB, 676 जिलों से प्राप्त हुए लगभग 2 लाख से ज़्यादा सुझावों को इसमें शामिल किया गया है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2015 से इस अभूतपूर्व सहयोगात्मक, समावेशी और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व कैबिनेट सचिव थे, इन्होंने की थी। यानी बुनियाद जो है इस शिक्षा नीति की यही आयोग बना। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर K कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए एक समिति का गठन हुआ, जिसने 31 मई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा प्रस्तुत किया, यानी ड्राफ्ट अपना सौंप दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट था उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट और एक पोर्टल था माई गवर्नमेंट इनोवेट, इस पोर्टल पे डाला गया और कहा गया कि जो लोग भी चाहें इस पे अपने सुझाव दे सकते हैं। तो इसमें आम नागरिक सहित जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसके हितधारक हैं, उनके विचार, सुझाव, टिप्पणियों को प्राप्त किया गया। तो पीछे आपने देखा कि लगभग 2 लाख सुझाव जो है लगभग देश में प्राप्त हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, कब, 29 जुलाई को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इसमें स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी, यानी
ट्रांसफॉर्मेटिव सुधार के रास्ते खुल गए हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, क्योंकि लास्ट वाली जो है 1986 में आई थी, और ये 34 साल पुरानी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिप्लेस कर रही है। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट जो है शिक्षा में लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो आपको बताना है कि जीडीपी का 6% जो पैसा वो शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में लगाया जाएगा। और पहली शिक्षा नीति के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने साल पुरानी है, 34 साल पुरानी है, 1986 में ये लागू हुई थी। और वर्तमान में हमारी जीडीपी का कितना परसेंट खर्च हो रहा है शिक्षा क्षेत्र में, 4.43%। तो ये सब ऐसे जो है फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकते हैं। ये शिक्षा नीति सतत विकास के लिए जो एजेंडा है 2030 के अनुकूल है। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री प्राइमरी से यानी प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक सभी के लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल से दूर रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है जो स्कूली शिक्षा की संरचना है, जो उसमें आमूल चूल परिवर्तन किया गया है, वो समझ लीजिए। पहले हमारे यहाँ 10+2 जो है स्ट्रक्चर होता था कि हाई स्कूल और 2 साल का इंटर, तो 10+2 पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी पूरे देश में। अब इसको 5+3+3+4 के नए पाठ्यक्रम की संरचना में लागू किया गया। ये 5 क्या है? 5 में आपका जो है प्री प्राइमरी भी आ गया। प्री प्राइमरी के 3 साल आ गए, और उसके साथ में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा 1 और 2, तो ये 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी के हो जाएंगे, और 1 और 2 कक्षा 1 और कक्षा 2 आ जाएगा। और इनके लिए एज ग्रुप क्या है? 3 से 8 साल। इसी प्रकार उसके बाद फिर अगले 3 साल जो होंगे, यानी 3 से लेके 5 तक जो है, उसमें 8 से 11 तक के बच्चे आएंगे। फिर 5 से लेके 8 तक में 11 से 14 साल तक के बच्चे, और उसके बाद 9, 10, 11, 12, जिसको हम हाई स्कूल इंटर कॉमनली कहते हैं, इसमें 14 से 18 वर्ष। तो ये जो नई व्यवस्था है 5+3+3+4 के रूप में लागू हो रही है। और इंडिया में पहली बार, क्योंकि अभी तक प्राइवेट सेक्टर में प्री प्राइमरी सेक्शन बहुत फेमस था, लेकिन अब पहली बार सरकारी तौर पे प्री प्राइमरी के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल तक के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण को मान्यता दी गई है। जो नया सिस्टम है, इसमें 3 साल की आंगनवाड़ी, जिसको मैंने बताया कि जो शुरुआती 5 साल की शिक्षा है, उसमें 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल तक की स्कूली शिक्षा होगी। एनसीईआरटी 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करेगा। यानी ये जो पाठ्यक्रम और उसके लिए जो सिस्टम है वो एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे, जिसमें ECCE यानी प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा शास्त्र और पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे। यानी अब जो है आंगनवाड़ी लेवल पर भी कुछ शिक्षकों की नई नियुक्ति होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम MHRD कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर अब जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। स्कूलों में 6 ग्रेड यानी 6ठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। यानी अब व्यावसायिक शिक्षा को बिल्कुल शुरुआत से ही जो है पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा, और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। यानी पढ़ते पढ़ते बच्चा जो है साथ में प्रैक्टिकली जो है उस काम को कर भी पाए। एक नई व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जिसको NCFSE 2020-21 NCERT के द्वारा विकसित की जाएगी।
नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक, ये कहा गया है। उससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को ही स्कूल की शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। ज़बरदस्ती जो है अंग्रेजी नहीं थोपी जाएगी बच्चों पर। वहाँ पर जो भी मातृभाषा हो, स्थानीय भाषा हो या जो भी रीजनल लैंग्वेज हो, उसमें ही प्रेफरेबली उसको ग्रेड 8 तक यानी कक्षा 8 तक शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया गया है। यानी संस्कृत हर स्तर पर एक ऑप्शन के रूप में आपके सामने मौजूद रहेगी। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं में से एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। इस तरह से ये कुछ अनिवार्य कर दिया जाएगा, जिससे भारतीय भाषाएं जो हैं उन पर बच्चे की समझ विकसित हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके प्रति आकर्षित हो। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं इसमें होंगी, जो बच्चा चाहे उसमें से चुन सकता है। फिर प्राइमरी लेवल पर ही पहली व दूसरी कक्षा में भाषा व गणित यानी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर काम करने पर जोर देने की बात ही नई शिक्षा नीति में है। इसके साथ ही चौथी व पाँचवीं के बच्चों के साथ लेखन कौशल यानी राइटिंग स्किल पर काम करने की भी बात कही गई है। भाषा सप्ताह, गणित सप्ताह व भाषा मेला, इस तरह से कई आयोजन किए जाएंगे। कई इसमें पुस्तकालयों को जीवंत बनाने के लिए गतिविधियों को कराने पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें कहानी सुनाने, रंगमंच, समूह में पठन, लेखन, बच्चों को के बनाए चित्रों व लिखी हुई सामग्री का डिस्प्ले करने पर बात कही गई है। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन सब में ये सब गतिविधियां बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो है बच्चों में इस तरह की गतिविधियों को अब तक उनको शामिल नहीं किया जाता था। केवल जो है पाठ्यक्रम में जितना होता था उस पर ही पढ़ाने पर फोकस किया जाता था, कोई भी पाठ्येतर गतिविधि पर ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके बाद सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में स्कूली परीक्षाएं देंगे। यानी यहाँ पर कोई भी बोर्ड नहीं होगा, जो उपयुक्त प्राधिकरण यानी अथॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद ग्रेड 10 और ग्रेड 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। यानी यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली का शुभारंभ होने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल 12वीं में बोर्ड होगी, बाकी सभी में सेमेस्टर होगा। और ये सेमेस्टर जो है 6-6 महीने पर आधारित होगा, जिससे जब बच्चा फाइनल एग्ज़ाम दे तो उसको एक साथ जो है पूरे 2 साल का पाठ्यक्रम रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। हर 6 महीने पर ही उसका मूल्यांकन होता रहे। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र, जिसका नाम रखा जाएगा परख। परख का फुल फॉर्म भी है समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में यानी एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी के रूप में, जो स्टैंडर्ड निर्धारित करने वाली अथॉरिटी होगी उसके रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। फिर शिक्षकों की बात की गई है, तो शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा। पदोन्नति योग्यता आधारित होगी, यानी जो पदोन्नति की जाएगी, जो प्रमोशंस होगा शिक्षक का, वो उनके सर्विस ड्यूरेशन को ना देखकर उनकी योग्यता को देखकर होगा, जिसमें कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करने और करियर में आगे बढ़कर शैक्षिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था होगी। यानी उनको अगर दूसरी भाषा में कहें तो एक शिक्षक जो है ABSA, BSA या इस तरह की पोस्टों तक जो है प्रमोट हो सकेगा। प्राइमरी लेवल की अगर हम बात करते हैं, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक विकसित कर लिया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT शिक्षकों और सभी स्तरों पर क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। इस नीति का निर्माण विनियमन, प्रचालनों तथा अकादमिक मामलों के लिए एक स्पष्ट पृथक प्रणाली की परिकल्पना करती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन कर सकेंगे, ये इसमें महत्वपूर्ण बात है। और साथ में ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का भी गठन होगा, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की तर्ज पर ही जो है सभी जितने भी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, उनमें वहाँ पर कंसर्न स्टेट
एजुकेशन कमीशन का जो है गठन किया जाएगा। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3%, जो कि 2018 का सकल नामांकन अनुपात है, इससे बढ़ाकर 2035 तक 50% तक करना है। और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें बढ़ाई जाएंगी। यूजी शिक्षा यानी अंडर ग्रेजुएट शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष तक की होगी। यानी जो अंडर ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी, ये 3 साल या 4 साल तक हो सकती है। और हर स्तर पर, मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने ग्रेजुएशन का पहला ईयर पास कर लिया, उसके बाद किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ा, उस पर भी उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। किस तरह से, उदाहरण देखते हैं। अगर किसी ने 1 वर्ष तक का कोर्स पूरा कर लिया है ग्रेजुएशन का, तो उसको क्या मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 वर्ष तक का पूरा कर लिया है तो उसको एक एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 वर्ष तक अगर कर लिया है तो स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, जिस तरह से पहले मिलती थी। और 4 वर्षों के बाद जो है शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। शोध के साथ स्नातक की डिग्री से क्या फ़ायदा होगा, उसको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। पहले जो है एमए के बाद एमएससी के बाद एमफिल करना पड़ता था, तब पीएचडी में एडमिशन लेते थे, लेकिन अब उसको एमफिल नहीं करना पड़ेगा। अगर उसने 4 वर्ष वाला ग्रेजुएशन किया है, जिसको शोध के साथ स्नातक कहेंगे, तो उसको जो है एमफिल की जगह सीधे किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में एडमिशन मिल सकता है। विभिन्न HIE यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से अर्जित डिजिटल रूप से अकादमिक क्रेडिटों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिससे इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित एवं गणित किया जा सके। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लीजिए आप 1 साल पे किसी वजह से जो है यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं या 2 साल पे छोड़ देते हैं, तो जब भी आप छोड़ते हैं तो उसकी जो है एक आपको क्रेडिट ऑफ स्कोर मिल जाएगा, अंक मिल जाएगा। फिर आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 2 साल बाद आप फिर से जो है आप आ जाते हैं, दूसरे वर्ष में प्रवेश ले लेते हैं, तो आपने जो 1 वर्ष की पढ़ाई की थी उसका स्कोर जो है अगले आगे के उसमें जुड़ जाएगा। और 4 साल की डिग्री प्रोग्राम फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा पीएचडी कर सकते हैं। कुछ और जो है फैक्ट देखते हैं। देश में वैश्विक मानकों को सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडल के रूप में IIT IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पूरी शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में, हाईएस्ट अथॉरिटी के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन होगा। अगला फैक्ट देखते हैं। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय यानी बॉडी का गठन होगा। उसका नाम क्या होगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग, इसका जो है गठन होगा। और भारत उच्च शिक्षा आयोग के 4 स्वतंत्र वर्टिकल्स होंगे। विनियमन के लिए यानी रेगुलेशन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद होगा। मानक निर्धारण के लिए यानी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए सामान्य शिक्षा परिषद होगा। वित्त पोषण के लिए यानी फाइनेंसिंग के लिए उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद होगी। और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद होगी। यानी ये जो है उसके 4 अंग होंगे भारत उच्च शिक्षा आयोग के। NCERT के परामर्श से NCTE के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTE 2021 तैयार किया जाएगा। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड होगी। यानी अभी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, लेकिन 2030 तक जो ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स या डिग्री हासिल करनी होगी। और जितने भी गुणवत्ता विहीन जो क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते हैं, इस तरह के अध्यापक शिक्षण संस्थान हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब भाषाओं पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, तो सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP द्वारा पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन
के रूप में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है, इस संस्थान का नाम याद रखिएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा स्थानीय भाषा का उपयोग करने की सिफारिश की जाएगी। इस शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति करना है। ये महत्वपूर्ण है, ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और मेरे अनुसार जो है इससे ये क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी न किसी एग्ज़ाम में आगे बनने वाला है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को अब पाठ्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा। पहले इनको सह विषय के रूप में शामिल किया जाता था, अब इन्हें सहायक पाठ्यक्रम यानी को करिकुलम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कहा जाएगा। ये सीधे तौर पर जो है पाठ्यक्रम में शामिल होंगे। तो दोस्तों इतने सारे जो फैक्ट थे यही महत्वपूर्ण है। वैसे तो ये ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन चूंकि हम इसको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो इतना पर्याप्त है आपके लिए। इस वीडियो को एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो पूरी शिक्षा नीति नई है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मुख्य बिंदु हैं, वो यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। नमस्कार, धन्यवाद।